प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एमए का एक पेपर हुआ था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशन का। तो लगभग वही पेपर आपके पास भी है, लगभग उसका सिलेबस आपके पास मिलता जुलता है। तो उसकी जो 40 प्रश्न अभी सितंबर के महीने में जो एग्ज़ाम में आए थे, उनके प्रश्नों के उत्तर आज जान लेते हैं। ये आपके लिए आज का जो पेपर आपका होना है इंटरनेशनल रिलेशन वाला, BA 6 सेमेस्टर में, उसमें उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो एक बार इनको भी देख लीजिए, हो सकता है आप इसमें से कुछ प्रश्न आपके लिए एग्जाम में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और बहुत कम समय में हमें अधिक से अधिक उत्तर प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्वों में कौन सा तत्व नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें राष्ट्रीय मुद्रा इसका तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 2 था, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक मार्गेंथो था। प्रश्न संख्या 3, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसकी पृथक शाखा है? तो ये शक्ति की पृथक शाखा है, क्योंकि आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। प्रश्न संख्या 4, वार्ता किस सिद्धांत से संबंधित है? ये सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5, यह कथन किसका है? मार्गेंथो विश्व राजनीति के समकालीन लेखकों में सबसे महान थे। तो ये कथन थॉम्पसन का है, ए ऑप्शन इसका सही था। प्रश्न संख्या 6, किसका कथन है प्रत्येक राज्य के 2 वर्ग अमीर और गरीब के बीच संघर्ष रहता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्ल मार्क्स का। प्रश्न संख्या 7, यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किया था मार्गेंथो ने। प्रश्न संख्या 8, कौन सा दृष्टिकोण विश्व सरकार की स्थापना पर बल देता है? तो ये आदर्शवादी सिद्धांत इस पर बल देता है। प्रश्न संख्या 9, स्टार वार्स किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1983 में हुआ था और इसका संबंध अमेरिका से है। अमेरिका ने स्टार वार्स या अंतरिक्ष युद्ध को प्रारंभ किया था। ये अंतरिक्ष से निगरानी रखने का कार्यक्रम था जो सोवियत संघ के खिलाफ था। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सैनिक संधियों का निर्माण होना, शीत युद्ध और साम्यवाद का विस्तार, ये सभी इसकी विशेषताएं थी। डी ऑप्शन का सही था। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आप सभी जानते हैं म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अगर इसमें सार्क देशों की सदस्य संख्या पूछी जाए तो आप बता देंगे कि इनकी संख्या 8 है। 8वां जो देश था वो अफगानिस्तान था। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय शक्ति के रूपों में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो वर्तमान में आर्थिक शक्ति के रूप में जो पूंजीवाद चल रहा है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें कुछ क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक तत्व भी कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय शक्ति का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो वह है भौगोलिक स्थिति, क्योंकि इसमें नेतृत्व तो बदलता रहता है, तकनीकी भी बदल जाती है और जनसंख्या भी निरंतर परिवर्तनशील होती है। प्रश्न संख्या 14, यह कथन किसका है? सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है। तो ये क्लाइड का कथन है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां स्थान। और अगर जनसंख्या में पूछा जाएगा तो भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय हित का कौन सा उपकरण नहीं है? तो ये है पूंजीवाद। प्रश्न संख्या 17, हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही कोई शाश्वत शत्रु, केवल हमारे हित ही शाश्वत है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड पामस्टन का, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 18, नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है जोसेफ फ्रैंकल। प्रश्न संख्या 19, थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए थे? तो इन्होंने 6 प्रकार के बताए थे हित, सी ऑप्शन का सही है, प्राथमिक हित, द्वितीयक हित, स्थायी हित, परिवर्तनशील हित और सामान्य हित, विशिष्ट हित। प्रश्न संख्या 20, यह कथन किसका है? राष्ट्रीय हित की कोई मानवीय परिभाषा नहीं हो सकती। तो ये ब्राउअर का कथन है, ए ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 21, उदारवादी विचारधारा प्रचलित है। तो ये 17वीं शताब्दी से प्रचलित हुई थी। प्रश्न संख्या 22, साम्यवादी गुट के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा? तो जो USSR था उसके विघटन का प्रभाव हुआ कि शीत युद्ध का अंत हो गया, एक ध्रुवीय विश्व बन गया जिसका वर्चस्व अमेरिका के हाथ में चला गया और रूस की भूमिका में परिवर्तन हुआ। डी ऑप्शन का सही है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 23, विदेश नीति का कौन सा तत्व नहीं है? तो शिक्षा जो है वो विदेश नीति का तत्व नहीं है, जबकि भूगोल, आर्थिक विकास, जनसंख्या ये सभी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। प्रश्न संख्या 24, नॉर्मल हिल के अनुसार विदेश नीति निर्माण का प्रारंभिक बिंदु क्या है? तो ये है राष्ट्रीय हित। प्रश्न संख्या 25, यह कथन किसका है? विदेश नीति वैदेशिक संबंध का सारभूत तत्व है। तो ये है डॉक्टर महेंद्र कुमार का। प्रश्न संख्या 26, विदेश नीति के क्षेत्र में कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो इसमें अलगाववाद, तटस्थता और राजनीतिक गठबंधन सभी को अपनाया जाता है। डी ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 27, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निम्न में से क्या मुख्य चीज़ है?
तो वह है राज्यों के मध्य संबंध। यहाँ याद रखिएगा, हम राज्य शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश जो देश है, जिनको हम देश या राष्ट्र कहते हैं, वो वास्तव में राज्य हैं राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार। जिनके पास ये चारों चीज़ें हैं वो सभी राज्य के रूप में जाने जाएंगे। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संगठन है? तो WTO ये विश्व व्यापार संगठन है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और ये विश्व व्यापार से संगठन है जो आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। बाकी जो संगठन है वो आर्थिक संगठन नहीं है। प्रश्न संख्या 29, गुट निरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? तो शक्ति गुटों से पृथक रहने की नीति को हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं और नेहरू नासिर टिटो इसके संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का कौन संस्थापक नहीं था? तो जो माओ त्से तुंग है, ये ऑप्शन, ये इसका संस्थापक नहीं था, जबकि नेहरू, नासिर, टिटो ये तीनों इसके संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, कूटनीति के क्या उद्देश्य हैं? तो कूटनीति के राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों उद्देश्य होते हैं, जो डिप्लोमेसी होती है। प्रश्न संख्या 32, किसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा था? तो ये थे लीबिया के तानाशाह गद्दाफी, कर्नल गद्दाफी। बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 33, किसके अनुसार कूटनीति विदेश नीति नहीं है? तो ये चाइल्ड्स का कथन है। प्रश्न संख्या 35, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द हैं? तो इसमें 10,000 शब्द हैं। प्रश्न संख्या 36, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यह एक बात और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं हैं उन सबका कार्यालय लगभग न्यूयॉर्क में, केवल एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में स्थित है। बाकी किसी भी संस्था के बारे में पूछा जाए तो सभी का ऑप्शन न्यूयॉर्क होगा। प्रश्न संख्या 37, संयुक्त राष्ट्र संघ के आरंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 51 और जो 51वां सदस्य राष्ट्र था वो था पोलैंड। प्रश्न संख्या 38, नाटो संधि की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो ये कूटनीतिक सफलता के लिए 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी और ये अमेरिका का एक सैनिक संगठन है जो आज भी अस्तित्व में है। प्रश्न संख्या 39, सोवियत संघ की स्थापना कब की गई थी? तो जो सोवियत संघ है ये 7 फरवरी 1992 को बनाया गया था। इससे पूर्व 1957 में इसको EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से स्थापित किया गया था 1957 में, लेकिन यूरोपीय संघ पूछा गया है, यूरोपियन यूनियन पूछा गया है, तो 7 फरवरी 1992 इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। और जो MA में अंतिम प्रश्न पूछा गया था 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवादी संगठन नहीं है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकारों से संबंधित एक संस्था है और ये आतंकवादी संगठन नहीं है। आपके लिए प्रश्न इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि MA का इंटरनेशनल रिलेशन और आपका इंटरनेशनल रिलेशन लगभग उनका सिलेबस एक जैसा है। उनका पेपर हो चुका है और आपका पेपर आज होना है, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा, ये छोटा सा वीडियो है, कम से कम एक वीडियो को 3 बार जरूर देखिएगा। 3 बार देखने से क्या होता है, ये हमको ठीक प्रकार से याद हो जाता है। याद नहीं भी होगा तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्रश्न घूमते रहते हैं और अगर एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो हम उसको देख करके आसानी से टिक कर सकते हैं। आज के पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।